कि डीपीएसपीज कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में प्रोवाइडेड है, और ये अपने को याद होना चाहिए कि पार्ट 3 में बात की गई है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, पार्ट 2 में बात की गई है सिटीजनशिप के बारे में, और पार्ट 1 में, पार्ट 1 में बात की गई है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। और ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये इतनी बार रिपीट होंगी कि सुन सुन के याद हो जाएंगी। और पॉलिटी लेंदी सब्जेक्ट है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो अगर ध्यान से सुनते रहोगे तो कुछ बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो ऐसे ही सुनते सुनते याद हो जाएंगी। पार्ट 4 डीपीएसपीज की बात करता है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, पार्ट 2 सिटीजनशिप की, और पार्ट 1 बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की। आर्टिकल 36 से लेके 51 में बात की गई है डीपीएसपीज की। हालांकि एक्चुअल डीपीएसपीज की बातचीत शुरू होती है आर्टिकल 38 से। 36 में बात की गई है डेफिनेशन के बारे में, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और आर्टिकल 37 में बात की गई है एप्लीकेशन के बारे में। अपन देखेंगे, इससे अगले स्लाइड में ही देखेंगे। अच्छा, आर्टिकल्स की बात चल रही है तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात की गई है आर्टिकल 1 to 4 में, सिटीजनशिप की बात की गई है 5 to 11 में, और फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है 12 to 35 में, और 36 से लेके 51 तक बात करते हैं डीपीएसपीज की। अब सवाल ये आता है कि हमने कहाँ से लिए डीपीएसपीज? तो हमने डीपीएसपीज को बोरो किया है फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपीज को बोरो किया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ से आई? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब ओरिजिनली स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा थी, वहाँ से बोरो की गई और लाई गई आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो कर ली। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं कि डीपीएसपीज आर द नोबल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का नोबल फीचर डीपीएसपीज हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 के लिए भी कुछ कहा है। आर्टिकल 32 के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं कि आर्टिकल 32 इज द वेरी हार्ट एंड वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए। ग्रैनविल ऑस्टिन बड़े फेमस जूरिस्ट थे, ये कहते हैं कि डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स को साथ में देखा जाए तो दे बोथ आर कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चेतना है कॉन्स्टिट्यूशन की। एक और बड़ा फेमस नाम है N.A. पालखीवाला, और N.A. पालखीवाला ने प्रियम्बल के लिए कहा था कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 3-4 नाम याद रहने चाहिए। N.A. पालखीवाला प्रियम्बल के लिए कह रहे हैं कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर डीपीएसपीज के लिए कह रहे हैं कि दे आर द नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आर्टिकल 32 के लिए कह रहे हैं कि आर्टिकल 32 इज द वेरी हार्ट एंड वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रैनविल ऑस्टिन कह रहे हैं कि डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स बोथ आर द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स को जब साथ में देखा जाए तो ये समझ में आता है कि दे आर द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन आइडियाज़ पे काम करता है, वो स्ट्रक्चर किस बेस पे खड़ा हुआ है, उसका पता लगता है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज से। फिलॉसफी हैं, दे आर द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये अपन ने बात करी ली कि बात जब पॉलिटिकल और सिविल राइट्स की होगी तो उनसे डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स, और बात जब सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की होगी तो उनसे डील करते हैं डीपीएसपीज। अब देखो, सबसे पहले तो आर्टिकल 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट प्रोवाइडेड है। ये जो टर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये स्टेट, इस स्टेट टर्म में क्या क्या इंक्लूडेड है अपन आर्टिकल्स पढ़ेंगे आगे चल के डीपीएसपीज में, जिसमें लिखा जाएगा द स्टेट शैल डू दिस, द स्टेट शैल डू दैट। ये स्टेट जो टर्म है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, तो बड़ा सिंपली आर्टिकल 36 में बता दिया गया कि स्टेट का सेम वही मीनिंग है जो कि पार्ट 3 में था, और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में स्टेट की बात की गई है, स्टेट की डेफिनेशन दी गई है अंडर आर्टिकल 12। तो बड़ा सिंपली यहाँ बता दिया गया कि जो चीज़ें स्टेट में आर्टिकल 12 में इंक्लूड की गई हैं वही सेम मीनिंग है आर्टिकल 36 में अंडर स्टेट। और आर्टिकल 37 टाइटल्ड है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट, और इसमें 3 डायमेंशंस की बात की गई है। पहला तो द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट
शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। पहली लाइन तो ये कह रही है कि डीपीएसपीज में जो भी लिखा हुआ है इसको कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो हमें अधिकार है कि हम आर्टिकल 32 के अंडर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट से एनफोर्स करवा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को। लेकिन डीपीएसपीज कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल आगे चल के अपन डीपीएसपी पढ़ेंगे। एक डीपीएसपी है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन। चलो एलिमेंट्री एजुकेशन तक की अगर बात करें तो वो तो फंडामेंटल राइट है 21A में। लेकिन कोई बोले कि देखो मुझे हायर एजुकेशन करनी है, फॉर एग्जांपल MBBS करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, कोई भी हायर एजुकेशन, और वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, कोर्ट को बोले कि देखो डीपीएसपीज में लिखा हुआ है, डीपीएसपीज में राइट दिया हुआ है एजुकेशन का, तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि मुझे हायर एजुकेशन दे, और कोर्ट को बोले कि कोर्ट इसको एनफोर्स करे, तो ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज डीपीएसपीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, पहली बात। लेकिन एक हिस्सा ये कह रहा है कि एनफोर्स नहीं की जा सकती, दूसरे हिस्से में इंपॉर्टेंस बता दी गई। आगे ये कह दिया गया कि हाँ ठीक है एनफोर्स नहीं करेंगे, बट दीज प्रिंसिपल्स देयर इन लेड डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन दी गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये कंट्री के गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल हैं, मूलभूत हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि स्टेट जब भी कोई लॉ बनाएगा, पॉलिसी बनाएगा, तो इन पॉलिसीज को ध्यान में रखेगा, इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेगा। ये बात हुई आर्टिकल 36 और 37 की। एक्चुअल डीपीएसपीज पे पहुंचने से पहले एक बार देख लेते हैं अपन फीचर्स ऑफ डीपीएसपीज। डीपीएसपीज के फीचर्स क्या हैं? हालांकि सारे फीचर्स पे अपन ने ब्रॉडली बात कर ली है, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्या कहा गया है बुक में। पहला फीचर, DPSPs denotes ideals that state should keep in mind while formulating policies and enacting laws। कि स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बनाएगी, जब भी कोई लॉ इनेक्ट करेगी, तो इन आइडियल्स को, इन पॉलिसीज़ को, इन प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखेगी, दिमाग में रख के बनाएगी। और ये हर लेवल पे अप्लाई होगा, लेजिस्लेटिव लेवल पे भी होगा, एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी होगा। कानून जब आप बना रहे हो तब भी इनको ध्यान में रखा जाएगा, कानून को जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तब भी इनको ध्यान में रखा जाएगा, और एडमिनिस्टर करते टाइम पे भी ध्यान में रखा जाएगा। दूसरा है डीपीएसपीज रिजेंबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अपन ने एक एक्ट पढ़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक डॉक्यूमेंट था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बेसिकली उस टाइम के जो भी गवर्नर जनरल्स थे या गवर्नर्स थे, उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड थी, जिसे अपन बोल रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि डीपीएसपीज और इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लगभग सेम चीज़ है, बस फ़र्क इतना है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गवर्नर जनरल्स को, गवर्नर्स को डायरेक्शंस दे रहे थे, और डीपीएसपीज जो है वो आज की गवर्नमेंट को, आज की जो स्टेट की डेफिनेशन में बॉडीज आती हैं उनको डायरेक्टिव्स हैं, उनको डायरेक्शंस हैं। ये ध्यान रखना कि हमने डीपीएसपीज बोरो की हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और यहां बात अपन कर रहे हैं रिजेंबल करने की, कि मिलती जुलती हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से। डीपीएसपीज कंटेन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट कैसा होना चाहिए उसका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल्ड, इलेबोरेट प्रोग्राम दिया हुआ है डीपीएसपीज में, हर लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे। बेसिकली डीपीएसपीज ये एम करती हैं कि हम एक वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करें। एक होता है पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट का बेसिक आइडिया ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, लोगों के साथ में, सिटीजन्स के साथ में क्या हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर प्राइमरी है। वेलफेयर स्टेट में इंपॉर्टेंस दी जाती है लोगों को, कि लोगों की ज़िंदगी डिग्निफाइड हो, उनको अच्छा खाने को, अच्छा रहने को, अच्छा काम, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिलें, उनको हर लेवल पे जस्टिस मिले, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लेवल, उनको लिबर्टी मिले, उनको जस्टिस मिले, उनको इक्वालिटी मिले, उनको फ्रेटर्निटी मिले। वेलफेयर स्टेट एम्स टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी।
लोग जो हैं वो सेंटर में होते हैं वेलफेयर स्टेट के। और एक बात अपन ने पहले भी कर ली कि DPSPs आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, दैट इज दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। कोर्ट जाके इनको एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता, लेकिन दे आर फंडामेंटल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कानून में कोई सवाल आएगा किसी कानून के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का, तो दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। कोर्ट के सामने अगर कभी दुविधा आएगी, कंफ्यूजन आएगा, तो कोर्ट्स देखेंगे कि ये जो कानून है, जो क्वेश्चन में है, वो DPSPs को इंप्लीमेंट करता है या उनके विरोध में जाता है। ये हुआ फीचर्स की बात। अब अपन शुरू कर रहे हैं एक्चुअल आर्टिकल 38 से DPSPs की बातचीत। और DPSPs जब हमने शुरू किया था तो बात की थी कि 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है सोशलिस्टिक, दूसरी है गांधीयन और तीसरी है लिबरल इंटेलेक्चुअल। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सोशलिस्टिक DPSPs के बारे में। सबसे पहली बात तो ये कि सोशलिस्टिक होता क्या है। एक टर्म सुना होगा आप लोगों ने, सोशलिज्म। एक आदमी हुआ बड़ा फेमस, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, इनके साथ एक और हुए, फ्रेडरिक एंजल्स। और कार्ल मार्क्स ने बात की मार्क्सिज्म के बारे में। मार्क्सिज्म का बेसिक आइडिया ये है कि किसी भी सोसाइटी में 2 ग्रुप्स हैं, एक होते हैं हैव्स और दूसरे होते हैं हैव नॉट्स। हैव्स मतलब रिच लोग जो कि इंडस्ट्रीज वगैरह को कंट्रोल करते हैं, और हैव नॉट्स मतलब पुअर लोग जो कि वर्कर वगैरह हैं। मार्क्स ये कह रहे हैं कि सोसाइटी में जो भी समस्या है उसकी जड़ है ये हैव्स, ये जो रईस लोग हैं, ये जो प्रॉपर्टी कॉन्सेंट्रेट हो रही है कुछ हाथों में। और इसके सॉल्यूशन के तौर पे मार्क्स ये कह रहे हैं कि ये जितने भी हैव नॉट्स हैं, जब ये इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठा होकर वायलेंट हिंसक रिवॉल्यूशन करेंगे, वायलेंट क्रांति करेंगे, तब जाके कहीं समाज में इक्वलिटी स्टैब्लिश हो पाएगी। ये बेसिकली मार्क्सिज्म सोशलिज्म का आइडिया है। इसी में धीरे धीरे फिर रिफॉर्म्स हुए और हम पहुंचे इवोल्यूशनरी सोशलिज्म तक। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म में ये कहा गया कि नो डाउट इक्वलिटी आनी चाहिए, नो डाउट सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये जो डिफरेंस है हैव और हैव नॉट्स का ये कम से कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। लेकिन इवोल्यूशनरी सोशलिज्म के लोग कह रहे हैं कि इसके लिए वायलेंस की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए लड़ाई दंगे की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए स्टेट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, सरकार जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सरकार इंटरवीन करे, सरकार अपने हाथ में ले मैटर्स को, और सरकार ऐसी पॉलिसीज़ बनाए, ऐसे लॉज बनाए कि सब हर ग्रुप के लोग को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, हर ग्रुप के लोग को बढ़िया हेल्थ मिले, बढ़िया एजुकेशन मिले। अगर कहीं इनकम की इनक्वालिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की इनक्वालिटीज़ हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए स्टेट अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाए, कानून लेकर आए। और ये कह रहे हैं कि हिंसा की ज़रूरत नहीं है, स्टेट जो है वो इंटरवीन करके इंश्योर कर सकता है कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। यह है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। इसी की लाइंस पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या फिर नेहरूवियन सोशलिज्म की बातचीत होती है। एक बात ये भी है कि ये जो कार्ल मार्क्स मार्क्सिज्म सोशलिज्म की बातचीत अपन ने की, ये बहुत बेसिक लेवल पे बातचीत हो रही है। अगर डिटेल में डीप में जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा इसमें, लेकिन हाँ बेसिक आइडिया यही है। अब देखो सोशलिस्टिक DPSP। सबसे पहले आर्टिकल 38, और आर्टिकल 38 टाइटल्ड है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। इसमें 2 क्लॉज हैं। क्लॉज 1 क्या कह रहा है, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल लाइफ। ये बड़ा सिंपल भाषा में ये कहने की कोशिश की गई कि स्टेट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे एक ऐसा सोशल ऑर्डर क्रिएट हो जहाँ पे हर इंसान का वेलफेयर प्रमोट हो, हर इंसान के वेलफेयर को प्रायोरिटी मिले और हर लेवल पे मिले, सोशल लेवल, इकोनॉमिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल। ऐसी पॉलिसीज़ बनाओ जिससे वेलफेयर ऑफ पीपल एंश्योर हो। ये कहा गया आर्टिकल 38 के क्लॉज 1 में। क्लॉज 2 को ऐड किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू, और इसमें कहा गया द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम, कि इनकम में जो इनइक्वालिटीज़ हैं कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं,
तो ये जो इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं ये मिनिमाइज हो, ये खत्म हो, एंड एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज़ इन स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, कि स्टेटस में, फैसिलिटीज़ में, अपॉर्चुनिटीज़ में जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको भी एलिमिनेट करना है, उनको भी ख़त्म करना है। और आगे ये कह दिया गया कि ये सिर्फ इंडिविजुअल्स तक लिमिटेड नहीं है, ग्रुप्स में भी अगर इनइक्वालिटीज़ हैं, ग्रुप्स में भी अगर इनकम की, स्टेटस की, अपॉर्चुनिटीज़ की, फैसिलिटीज़ की इनइक्वालिटीज़ हैं तो उनको भी ख़त्म करना है, उनको भी रिड्यूस करना है। बेसिकली सोशलिस्टिक डीपीएसपीज़ हैं, ये बात कर रही हैं कि वंचित जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको आगे लेकर आओ, उसको बराबर लेकर आओ, ये जो फ़र्क है हैव और हैव नॉट्स में, इसको ख़त्म करो। ये बात की गई आर्टिकल 38 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने कानून बनाए हैं, आगे जाके अपन डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरा एक सेक्शन है। लेकिन फॉर एग्जांपल नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, गरीब आदमी को लाइफ इंश्योरेंस देने के लिए, नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, आइडिया पता ही होगा कि जो कमर्शियल बैंक्स हुआ करते थे वो अमीर आदमी को लोन दे देते थे, लेकिन जो गरीब आदमी है उसको लोन नहीं देते थे। बैंक्स को ये डर था कि पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, तो फिर नेशनलाइजेशन किया गया 1969 में। तो ये पॉलिसीज़ क्यों लाई गई? ये पॉलिसीज़ लाई गई आर्टिकल 38 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और आर्टिकल 38 में बता दिया गया कि स्टेट को एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जहाँ पे इनइक्वालिटीज़ ना हो, जहाँ पे लोगों का वेलफेयर प्रमोट हो। लेकिन ये होगा कैसे, उसकी बात की गई आर्टिकल 39 में। और आर्टिकल 39 में बोला गया द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसीज टुवर्ड सिक्योरिंग, क्या सिक्योर करना है, राइट टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन इक्वली, कि एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो, आदमी के पास में, औरत के पास में, सिटीजन्स के पास में एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो, ऐसी पॉलिसीज बनाओ। दूसरा, दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड, कि ओनरशिप और कंट्रोल जो मटेरियल रिसोर्सेज की है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए कि सबका गुड, सबकी भलाई को सर्व करे, कॉन्सेंट्रेशन ना हो। सी में कहा गया दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन concentration of wealth and means of production to the common detriment, कि wealth और means of productions कुछ चंद लोगों के हाथ में concentrate ना हो जाए, सबके पास में अपॉर्चुनिटी हो, सबके हाथ में इकोनॉमिक सिस्टम हो। हालांकि ये बहुत डिबेटेबल है कि आज भी इंडिया में सिचुएशन ऐसी है कि टॉप 10% जो है वो ऑलमोस्ट 50-60% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी डीपीएसपीज ये कहती हैं कि इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करना है, इसको रोकना है, ऐसी पॉलिसीज बनाओ। डी बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, आदमी और औरत अगर सेम काम कर रहे हैं तो उनको इक्वल पे मिलना चाहिए। आज तक भी अपने को डिफरेंस देखने को मिलता है, नहीं मिलता इक्वल पे, लेकिन सरकार ने लॉज भी बनाए हैं, डीपीएसपीज में भी लिखा हुआ है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि देश में अभी भी ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे इक्वल पे नहीं मिलता। काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, इवेंचुअली टाइम आएगा जब इक्वल पे मिलेगा। अगला ये कहा गया प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज़, वर्कर्स की, बच्चों की हेल्थ को, स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करना। इकोनॉमिक सिचुएशंस इतनी ख़राब ना हो जाएं कि किसी वर्कर को कैपेबिलिटी ना होने के बावजूद किसी ऐसे काम में लगना पड़े जो उसके लिए हार्मफुल हो। बच्चों के लिए तो प्रोहिबिटेड ही है अब, लेकिन वर्कर्स के लिए भी इंश्योर करना है। कोई ओल्ड एज्ड आदमी है, कोई अनएम्प्लॉयड आदमी है और बेचारे के सामने ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन आ गई कि जिस काम को वो नहीं कर सकता उस काम को करने के लिए मजबूर है। स्टेट की ये नैतिक जिम्मेदारी है, डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि ऐसा सिचुएशन ना आए, ये इंश्योर किया जाए, इन वर्कर्स को एडिक्वेट वर्किंग कंडीशन दी जाए, एडिक्वेट काम दिया जाए, ये इंश्योर किया जाए, बच्चों को बचाया जाए। और लास्ट कहा गया दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, कि बच्चों को हमें ऐसा एनवायरनमेंट देना है जहां वो पूरी तरह से हेल्दी तरीके से डेवलप हो पाएँ, फिजिकली, मेंटली, डिग्निफाइड लाइफ जी पाएँ, उनको पूरा फ्रीडम हो। अपन देखते हैं कितने बच्चे हैं जो रोड पे भीख मांग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बेचारे,
बहुत बच्चे हैं जिनको ट्रैफिक किया जा रहा है, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। बच्चे बेचारे गरीब घरों के दिन भर काम करते रहते हैं, कहीं मेड की तरह लगे हुए होंगे, कहीं साफ सफाई के काम में लगे होंगे। स्टेट की जिम्मेदारी है कि सबको बंद करवाए, बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे जहां वो पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली डेवलप हो पाए, एंड दैट चाइल्ड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मॉरल एंड मटेरियल अबेंडनमेंट। पूरी तरह से डेवलपमेंट हो उनका, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ये इंश्योर करना है आर्टिकल 39 में। इसके बाद आता है आर्टिकल 39A सोशलिस्टिक DPSPs में, और ये है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ अ लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि स्टेट ऐसी पॉलिसीज बनाए कि सबको न्याय मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, एंड शैल इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड by suitable legislation or schemes or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities। इसको ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। ये कहा गया कि किसी भी इंसान को लीगल एड मिलनी चाहिए, फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। कोई आदमी गरीब है और सिर्फ गरीब है इस वजह से वो अपने आप को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, वो अपनी बात को नहीं रख पा रहा है कोर्ट के सामने। किसी ने किसी गरीब आदमी को फंसा दिया, अब उस बेचारे के पास में पैसा नहीं है, उसे रिप्रेजेंट कौन करेगा, वकील कहाँ से लाएगा वो? तो ये स्टेट को जिम्मेदारी दी गई आर्टिकल 39A में कि भाई आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाओ, ऐसे लेजिस्लेशंस लेके आओ, ऐसी स्कीम्स बनाओ जिसके थ्रू फ्री लीगल एड इंश्योर की जाए। कोई भी सिटीज़न किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से अगर न्याय से वंचित रह रहा है तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार लेकर भी आई है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद है आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। कहा यह गया द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट, कि स्टेट की जितनी इकोनॉमिक कैपेसिटी है, जितना डेवलपमेंट की कैपेसिटी है, उन लिमिट्स में ये इंश्योर करे प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved want। right to work, कि सबको बढ़िया काम मिले, सबको बढ़िया एजुकेशन मिले, और अगर ज़रूरत पड़े तो पब्लिक असिस्टेंस मिले। कोई अनएम्प्लॉयड है, कोई बुजुर्ग आदमी है तो उनको प्रॉपर असिस्टेंस मिले, ये इंश्योर करना आर्टिकल 41 में स्टेट की जिम्मेदारी है। जैसे अपने यहाँ पे नरेगा चलता है, 100 डेज ऑफ गारंटीड वर्क, वो क्या है? राइट टू वर्क। हालांकि बहुत अच्छा फॉर्मेट नहीं है, लेकिन फिर भी राइट टू वर्क इंश्योर किया गया है। एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन तो हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट है। हायर एजुकेशन को भी कर नहीं सकते हैं बिकॉज उतनी इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं है। पब्लिक असिस्टेंस ओल्ड एज के लिए, अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाती है सरकार, ये इंश्योर करने के लिए कि उनको प्रॉपर मेडिकल केयर मिले, प्रॉपर असिस्टेंस मिले। इसके बाद आता है आर्टिकल 42। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, बीच में 40 रह गया है, तो आर्टिकल 40 जो है वो गांधीयन DPSP का पार्ट है, तो उसमें पढ़ेंगे अपन। 41 के बाद 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ, कि एक तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस हो काम की, किसी को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। दूसरा मैटरनिटी रिलीफ, प्रेगनेंसी के दौरान मदर्स को मैटरनिटी रिलीफ मिले, इसके लिए एक्ट भी लाया गया, इसके लिए एक्ट है। इनफैक्ट 2020 में OSH कोड लाए गए हैं जो कि इसी से डील करते हैं, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ से। एक बार देख लेना गूगल करके। आर्टिकल 43 बात करता है लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स। अच्छा, आर्टिकल 43 के दो हिस्से हैं। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये हिस्सा आता है गांधीयन DPSPs में। ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये हिस्सा आता है सोशलिस्टिक DPSPs में। और कहा क्या गया है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी अदर वे टू ऑल वर्कर्स एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और अदरवाइज अ लिविंग वेज, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities।
कि सरकार को ये इंश्योर करना है कि सभी वर्कर्स को, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो, इंडस्ट्री वाला हो, चाहे अदरवाइज कोई और वर्कर हो, उसको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिले, उसको सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, उसको एक लेजर भरी ज़िंदगी मिले, उसको लिविंग वेजेस मिले। और अब अपने को समझ में आ रहा है कि ये DPSPs नॉन जस्टिसेबल क्यों हैं, क्योंकि अगर एनफोर्सेबल होती बाय द कोर्ट तो बड़ी डिफिकल्टी हो जाती सरकार के लिए, इसलिए इनको नॉन एनफोर्सेबल बनाया गया। अच्छा, दो टर्म्स हैं, एक होता है लिविंग वेज, लिविंग वेज, और एक होता है मिनिमम वेज। मिनिमम वेज का मतलब है सर्वाइवल, सब्सिस्टेंस, जितना कोई पैसा कमा रहा है कि रोटी कपड़ा मकान उसकी पूर्ति हो जाए, उसको बोल देते हैं मिनिमम वेज। आज लाए आज खाया, वो जो है वो मिनिमम वेज है। लिविंग वेज है कि रोटी कपड़ा मकान के साथ में अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, अच्छा डिग्निफाइड लाइफ मिले, ये सारी चीज़ें इंश्योर की जाए, इतना किसी को वेज मिलना चाहिए, उसे बोलते हैं लिविंग वेज। और इन दोनों के बीच में, मिनिमम वेज और लिविंग वेज के बीच में कहीं आता है फेयर वेज, कि इतना कम भी नहीं है कि मिनिमम है कि अगर कल पैसा नहीं कमाए तो खाने को ही नहीं मिलेगा, और इतना ज़्यादा भी नहीं है कि बहुत लेजर लग्जूरियस लाइफ है, बीच में कहीं चल रहे हैं कि ठीक ठाक काम चल रहा है, उसे बोल देते हैं फेयर वेज। आर्टिकल 43 ये कहता है कि लिविंग वेज इंश्योर करना है हमें। उसके बाद आता है आर्टिकल 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इसको ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, और ये कहा गया कि स्टेट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाए इन मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स, एस्टेब्लिशमेंट्स, अदर ऑर्गेनाइजेशंस इंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री। अपन बात कर रहे थे हैव्स और हैव नॉट्स, पुअर्स। पुअर्स में कौन है? इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये वर्कर्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाओ, कुछ ऐसे लेजिस्लेशंस लेके आओ कि ये वर्कर्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट करें, उनके एस्टेब्लिशमेंट्स में पार्टिसिपेट करें। ये जिम्मेदारी दी गई 43A में। और फिर उसके बाद सोशलिस्टिक DPSPs में आता है आर्टिकल 47, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। इसके भी दो हिस्से हैं, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको छोड़ दिया जाए अभी, ये गांधीयन DPSP का पार्ट है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आता है सोशलिस्टिक DPSP में। और बड़ा सिंपल कह रहे हैं कि स्टेट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि एक तो न्यूट्रिशन का लेवल बढ़े, दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो, और तीसरा पब्लिक हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आए। ये प्राइमरी ड्यूटी है। सरकार खूब सारे काम करती है इसके लिए, खूब सारी स्कीम्स हैं जो डिसीज़ को एरेडिकेट करने के लिए हैं। मिड डे मील स्कीम है, बच्चों को खाना दिया जाता है। ICDS, ये इसमें हेल्थ के, न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट्स को एड्रेस किया जाता है। तो सरकार ने खूब सारी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, खूब सारी स्कीम्स चलाई हुई हैं। और यहाँ बात खत्म हो गई सोशलिस्टिक DPSPs की। इसके बाद आती हैं गांधीयन DPSPs। 8 थी सोशलिस्टिक DPSPs, अब गांधीयन DPSPs देखो। और गांधीयन DPSPs वो DPSPs हैं जो गांधी जी के आइडियाज़ पर बेस्ड हैं। गांधी जी जैसा देश बनाना चाहते थे, जैसा भारत बनाना चाहते थे, उनको लिखा गया है गांधीयन DPSPs में। आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। गांधी जी का बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है गांव पे फोकस, पंचायत्स पे फोकस, कॉटेज इंडस्ट्रीज पे फोकस। आर्टिकल 40 में कहा गया कि स्टेट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंडाउ देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी as may be necessary to enable them to function as units of self government। कि उनको इतना स्वाधीन बनाओ, उनको इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाओ कि वो अपने लिए चीज़ें कर सकें, वो अपने लिए जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए, जो भी उनको जैसा भी गांव में डेवलपमेंट चाहिए, वो खुद से कर सकें। ऐसी पावर्स दो उनको, ऐसी अथॉरिटी दो उनको। और ये अपन पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 लाया गया, जिसके थ्रू पंचायती राज सिस्टम शुरू किया गया। अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। आर्टिकल 43, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स। इसको अपन पढ़ के आए। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ बात की गई है कि ये जो वर्कर्स हैं, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल या अदरवाइज जितने भी वर्कर्स हैं, इनको बढ़िया लिविंग वेज मिले, ऐसी कंडीशंस इंश्योर करो। इसका दूसरा हिस्सा है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज
ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। गांधी जी का बहुत फोकस था रूरल एरियाज पे, और वो चाहते थे कि रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए। इसके लिए KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन चल रही है। इसके लिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन है। ये इंश्योर करने के लिए कि गांव में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्रमोट हों, वो आगे बढ़ें। और ये ज़रूरी भी है, गांव के आदमी को अगर गांव के ही विसिनिटी में काम मिलने लगेगा तो कंट्री बेहद इंप्रूव होगी, ग्रो करेगी। आर्टिकल 43 के बाद है आर्टिकल 43B, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये तो फंडामेंटल राइट भी है। अब कहा यह गया टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसको ऐड किया गया 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की ऑटोमेटिक फंक्शनिंग, उनका डेमोक्रेटिक कंट्रोल और उनके प्रोफेशनल मैनेजमेंट को प्रमोट करना है, सरकार की जिम्मेदारी है 43B में। 46 बात करता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शंस। सरकार को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है कि ये जो SCs हैं, STs हैं, अदर वीकर सेक्शंस हैं, उनकी एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो प्रमोट हो। इनके साथ में कोई सोशल इनजस्टिस ना हो, इनके साथ में कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, वो इंश्योर करना है सरकार को आर्टिकल 46 के अंडर। 47 अपन पढ़ के आए हैं अभी अभी, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ। इसका एक हिस्सा तो है सोशलिस्टिक DPSPs का पार्ट, और इसका दूसरा हिस्सा यहाँ से, द स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिक ड्रिंक्स और ऑफ ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। कि ये जितने भी ड्रिंक्स हैं जो कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं, वाइन वगैरह, दारू वगैरह, ड्रग्स वगैरह, उनके कंजम्पशन को प्रोहिबिट करना है। गुजरात, गांधी जी जहाँ पैदा हुए, गांधी जी की जन्मभूमि, वहाँ पे ड्राई स्टेट है। एक आइडिया शायद ये भी हो सकता है कि गांधी DPSP को इम्प्लीमेंट करना है। आर्टिकल 48 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसका जो पहला वाला हिस्सा है इसको छोड़ दो एक बार के लिए। पहले वाले हिस्से में जो बात की गई है ये आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल DPSP का पार्ट है ये। दूसरा हिस्सा, स्टेट शैल टेक स्टेप्स फॉर प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग द ब्रीड्स एंड प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउज, काल्व्स एंड अदर मिल्च एंड ड्राउट कैटल। कि काउज को, काल्व्स को, मिल्च को, उनको सबको प्रोटेक्ट करना है, उनके स्लॉटर को प्रोहिबिट करना है। ये गांधी जी का एक बहुत बड़ा आइडिया था। ये जिम्मेदारी दी गई है आर्टिकल 48 में सरकार को, और आजकल तो इस पर खूब डिबेट एंड डिस्कशन चल रहा है। और इसके साथ आज का अपना सेशन खत्म हो गया। आगे की बात आगे करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।